जय हिंद दर्शकों। जीएसडी हिंदी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज से मैं जीएसडी हिंदी में एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं जिसपे मैं किसी भी विषय पे चर्चा करूंगा। इस कार्यक्रम का नाम है असलियत और आंकड़े। इस कार्यक्रम में मैं आपको कई मुद्दों पे बातचीत करूंगा, आपको असली बातें बताऊंगा, आंकड़ों के साथ अपने तथ्य रखूंगा, बिना किसी झुकाव के, बिना किसी पक्षपात के, ताकि आप स्वयं अपना निर्णय कर सकें इन मुद्दों के ऊपर। आज असलियत और आंकड़ों के पहले प्रोग्राम में मेरा विषय है ऑपरेशन सिंदूर का एक महीना। आज ही के दिन ठीक एक महीना पहले 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया था और महज 25 मिनट के अंदर हमें भारी सैनिक सफलता मिली। इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके फॉरवर्ड करें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कमेंट्स जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में पूरा शो देखने के बाद, क्योंकि आपके कमेंट्स सबसे बहुमूल्य हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरे को वो एक दिशा देंगे कि ये प्रोग्राम आगे कैसे चलना चाहिए। अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं उन 26 लोगों का जिन्होंने 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा अपनी जान खोई, जिसमें 25 भारतीय नागरिक थे, एक नेपाली नागरिक था, मैं उन 26 को अपना नमन और सलाम देता हूं। मैं उन 5 बहादुर भारत सेना के सैनिकों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने जान की कुर्बानी दी भारत के लिए, उनको भी नमन और सलाम करता हूं। और उन 16 भारत के नागरिकों को जो कि पाकिस्तान की फायरिंग पर, एलओसी पर उन्होंने अपनी जान खो दी भारत के लिए, उनको भी मैं नमन और सलाम करता हूं। मैं इन सारे लोगों की फैमिलीज को अपने कंडोलेंसेस देता हूं। मैं भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को नमन और सलाम करता हूं, उनके शौर्य के लिए, उनकी वीरता के लिए। दर्शकों, आज का प्रोग्राम मैं 6 भागों में बात करूंगा। सबसे पहला भाग पहलगाम का आतंकवादी हमला। दूसरा भाग भारत का फौरन जवाब क्या था पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद। तीसरा भाग ऑपरेशन सिंदूर। चौथा भाग ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। पांचवा भाग हमने क्या सबक और सीख ली। और आखिरी भाग आगे की जो दिशा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो क्या है। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा पहलगाम आतंकवादी हमले पर। 22 अप्रैल 2025 को लगभग दोपहर के 2:30 बजे पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने पहलगाम के पास बायसरन मेडोज में पर्यटकों पे अंधाधुंध गोली चलाई, ये पूछने के बाद कि वो किस धर्म के हैं। और इस आतंकवादी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत के दौरे पे थे। उस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे। और जब यह आतंकवादी हमला हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सऊदी अरेबिया का दौरा फौरन रद्द किया और वो वापस भारत आ गए।
और उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए। इस आतंकवादी हमले ने पूरे भारत को हिला दिया, क्योंकि यह आतंकवादी हमला दो मायनों में पहले आतंकवादी हमलों से बिल्कुल अलग था। पहला, जब से 1989 से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ है, तब से आतंकवादियों ने अमूमन तौर पे पर्यटकों को निशाना नहीं बनाया है, क्योंकि पर्यटकों की वजह से स्थानीय लोगों की दाल रोटी चलती है। लेकिन इस आतंकवादी हमले में आतंकवादियों ने पर्यटकों को ही निशाना बनाया। और दूसरा, लोगों से धर्म पूछा गया और धर्म पूछने के बाद ही उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी गई उनके परिवार के सदस्यों के सामने। तो जब यह आतंकवादी हमला हुआ, पूरा देश हिल गया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरेबिया का दौरा रद्द किया, वापस भारत आए और अगले दिन 23 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। और इसके साथ मैं अपने बातचीत के दूसरे भाग पे आता हूं। भारत का इमीडिएट जवाब क्या था? 23 अप्रैल 2025 को जब कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसमें 5 अहम निर्णय लिए गए। सबसे अहम निर्णय था कि सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया जाए। हम सारे जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्ताक्षर हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान को नदियों का पानी का एक हिस्सा भारत हमेशा देता आया। लेकिन इस पहलगाम आतंकवादी हमले ने इस तरह पूरे देश को हिला दिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया उसे सस्पेंड करने का। दूसरा, पाकिस्तान के जितने डिफेंस अटैशीज थे जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में थे, उन्हें फौरन देश छोड़ने को कहा गया। तीसरा, वाघा या अटारी चेकपोस्ट को फौरन बंद कर दिया गया। चौथा, जितने लोग पाकिस्तानी मूल के वीजा पे भारत पे थे, उन्हें फौरन बोला गया कि कुछ ही दिनों में आप वापस जाइए। और आखिरी जो निर्णय लिया गया 23 अप्रैल को, वो ये था कि पाकिस्तान हाई कमीशन में 55 लोगों की तैनाती है, उसे घटा के उन्हें बोला गया कि सिर्फ 30 लोग यहां पे रहेंगे। लेकिन ये जो अहम निर्णय लिए गए, ये सिर्फ एक इमीडिएट रिस्पॉन्स थे। इससे देश शांत नहीं हो रहा, क्योंकि देश को खून का बदला खून चाहिए था। और सबको पता था कि एक बड़ी सैन्य कार्रवाई होगी। कब होगी, कैसे होगी, किसी को नहीं पता था, लेकिन होगी जरूर। और इसके साथ मैं अपने बातचीत के तीसरे फेज पे आता हूं, ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल के बाद हर दिन 142 करोड़ भारतीय नागरिकों का गुस्सा बढ़ते जा रहा था, उनका खून उबलते जा रहा था। 7 मई सुबेरे 1:05 पर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर, क्योंकि पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने 26 औरतों का सिंदूर मिटाया था। ये ऑपरेशन का नाम वही ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और महज 25 मिनट में, सुबेरे 1:05 से लेके सुबेरे 1:30 बजे तक भारत ने
9 आतंकवादियों के जगहों पे हमला किया। 5 जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में थे, और 4 मुख्य पाकिस्तान में। ये जो हमला हुआ, या ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये पहले वाले सर्जिकल स्ट्राइक से बिल्कुल विभिन्न थी, अलग थी, 2 मायनों में। पहला, कि इस बार जो भी टारगेट स्ट्राइक हुए वो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं थे जैसे पहले होता था। इस बार मुख्य पाकिस्तान में भी आतंकवादियों के अड्डों को बर्बाद किया गया। और दूसरा, हमारी सेनाओं ने लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को पार नहीं किया, अपने धरती पे रहते ही इन 9 टारगेट्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और इतनी भारी सफलता हमें मिली कि जब सुबेरे 7 मई को 10:30 बजे भारत की प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, एक भारतीय सेना की अफसर और एक वायुसेना की अफसर, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमका सिंह, जब इन तीनों ने भारत को और दुनिया को बताया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तब जाके 142 करोड़ भारतीय नागरिकों का खून थोड़ा ठंडा हुआ। ये जो 9 टारगेट स्ट्राइक किए, इसमें 2 अहम टारगेट थे जो कि आतंकवादियों के मुख्य परीक्षण के केंद्र थे। एक था मस्जिद सुभान अल्लाह भवालपुर में, जो कि जैश ए मोहम्मद का मेन ट्रेनिंग सेंटर था। और दूसरा था मरकज ए तैयबा, जो कि मुरिद के में लश्कर ए तैयबा का मेन ट्रेनिंग सेंटर था। तो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा दोनों के मुख्य ट्रेनिंग सेंटर्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। और इसके साथ मैं आता हूं अपने बातचीत के चौथे फेज पे, ऑपरेशन बुमयाल और मरसूस। भारतीय सेना की ट्रेनिंग में दर्शकों हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि पाकिस्तान पलट के वार जरूर करता है, और इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और हमें इस वक्त भी पता था, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा पूरे दुनिया को की, कि पाकिस्तान वार करेगा, और उसके लिए हम तैयार थे। 7 पूरा दिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। 8 पूरा दिन पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। लेकिन 8 शाम को जैसी सूर्यास्त हुआ, पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमले किए भारत के ऊपर। 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने 1,000 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे भारत के ऊपर, सैनिक निशानों पे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लेकिन भारत की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम इतनी काबिले तारीफ थी कि उसने एक भी पाकिस्तानी ड्रोन को भारत में क्षति नहीं पहुंचाने दी, और सारे हजार के हजार ड्रोनों को एक एक करके गिराया। इसमें रूस का बना हुआ S-400 सिस्टम, इसराइल का बना हुआ बैरिक 8 सिस्टम, हमारे अपने पुराने ZU-23 एयर डिफेंस गन्स, L-70 गन्स। जो हमारा ओवरऑल इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था, वो इतना सक्षम और सार्थक साबित हुआ कि पाकिस्तान भारत में बिल्कुल क्षति या हानि नहीं पहुंचा पाया। और इससे पाकिस्तान अब तिल मिला रहा था। पाकिस्तान ने 10 मई सुबेरे 12:12 पे अल फतह 2 मिसाइल नई दिल्ली के ऊपर दागी, क्योंकि इतना तिलमिला गया था, इतना बौखला गया था कि उसके कोई भी हजार के ड्रोन सफल नहीं हुए अपने हमले में। तो उसने नई दिल्ली पे एक मिसाइल दागी। लेकिन भारत ने इस मिसाइल को
हरियाणा में सिरसा शहर के ऊपर तबाह कर दिया, उसे दिल्ली नहीं पहुंचने दिया। और उसके बाद भारत ने वो किया जो पाकिस्तान आने वाले सालों में याद रखेगा। 10 मई सुबेरे 12:54 पे भारत ने पाकिस्तान के 13 में से 11 वायु सैनिक अड्डों पे ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे कि उनकी 20% वायुसेना की सैनिक शक्ति तबाह हो गई। और उसी वक्त किराना पहाड़ियों पर भारत ने हमले किए। किराना पहाड़ियां पाकिस्तान के सरगोदा जिले में है, जहां पे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का एक जखीरा रखा है। और वहां पे अमेरिका के भी कुछ परमाणु हथियार रखे गए। और जब भारत ने किराना पहाड़ियों पे ताबड़तोड़ हमले किए, जैसे मैंने बताया, 10 मई तड़के सुबह 12:54 पे, उसके कुछ समय बाद 1:44 पर किराना पहाड़ियों के इलाके में एक भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4 थी रिक्टर स्केल पे। और 15 मिनट बाद 1:59 पर उससे भी बड़ा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.7 थी रिक्टर स्केल पे। दर्शकों, मैंने एमटेक किया है स्ट्रक्चर्स में आईआईटी से, और मैं आपको बता सकता हूं कि जब भी कोई भूकंप आता है उसके बाद और भूकंप आते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता पहले भूकंप से कम होती है। ये प्राकृतिक नियम है। लेकिन इस विषय पे जो दूसरा भूकंप आया वो पहले भूकंप से ज्यादा तीव्रता का था। यानी कि ये प्रकृति का खेल नहीं था, ये कुछ ऐसा हुआ था जैसे कि दो भूकंप एक के बाद एक है, दूसरा पहले से बड़ा था। पाकिस्तान को बहुत बड़ी मार पड़ चुकी थी भारत से। और कुछ घंटे बाद सुबह 8 बजे अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक बीच क्राफ्ट विमान किराना पहाड़ियों के इलाके पे उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके अंदर रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगे थे। यानी कि कुछ बड़ा हो गया था। और उसके आधे घंटे बाद 8:30 बजे मिस्र का एक हवाई जहाज रावलपिंडी हवाई अड्डे पे लैंड किया, जिसके अंदर बोरॉन था। बोरॉन वो केमिकल होता है जिसे इस्तेमाल किया जाता है जब कहीं पे रेडिएशन लीक्स होती हैं। वाकई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक जवाब दिया था। और उसका नतीजा दर्शकों ये हुआ कि कुछ घंटे बाद 10:38 पे पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और बातचीत की पेशकश की। यह तय हुआ दोनों डीजीएमओ के बीच कि उसी दिन दोपहर को 3:35 पे दोनों डीजीएमओ बात करेंगे। और 10 मई दोपहर 3:35 पे भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि उसी दिन शाम को 5 बजे युद्ध विराम होगा। और युद्ध विराम की पहली पेशकश पाकिस्तान ने की थी, क्योंकि भारत का जो मुंह तोड़ करारा जवाब पड़ा पाकिस्तान को, एक 7 मई सुबेरे और दूसरा 10 मई तड़के सुबेरे। दर्शकों, अब मैं आता हूं अपने बातचीत के 5वें खंड में, जो है कि इससे हमने सबक और सीख क्या ली। हमने जो एक सबक और सीख ली कि हमें अब न्यू नॉर्मल बनाना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, जिसकी बातचीत हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार की। अब अगर पाकिस्तान कोई भी आतंकवादी को भारत में भेजेगा, उसका हमें ऐसा ही जवाब देना होगा। अब बातचीत का समय, अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पे पाकिस्तान का मुद्दा उठाना, हमने बहुत कुछ कर लिया 48 साल से, जब से पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, और पिछले 45 साल से जब पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में भेजी जा रहा है।
दूसरा जो हमने सबक और सीख ली कि हमें अपनी सैनिक तैयारी हमेशा रखनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान कभी दोबारा ऐसी हिमाकत करे आतंकवादियों को भेजने की, तो हमें कुछ घंटों के अंदर ही जवाब देना होगा आगे से। तीसरी सबक और सीख जो हमने ली कि जब किसी भी देश पे आपदा आती है, उसे पूरी तरह सक्षम और सार्थक रहना चाहिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिहाज से, अपनी सैनिक तैयारी के लिहाज से, जो कि हम लगातार करते आ रहे हैं। और इसके साथ मैं आखिरी खंड पे आता हूं बातचीत के, वो है आगे का रास्ता क्या है। दर्शकों, आगे का रास्ता एक टू फ्रंट वॉर है, जो कि चीन और पाकिस्तान मिलके भारत पे 2035 पे इकट्ठे जंग करेंगे। हमें उसकी पूरी तैयारी करनी होगी, जो हम तैयारी कर भी रहे हैं। इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया कि टू फ्रंट वॉर अब भारत के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी वास्तविकता है, अनकोट। जितनी भी सीमा रेखाएं सार्वजनिक डोमेन में है, सारी उस तरफ लेके जा रही हैं कि 2035 में चीन और पाकिस्तान मिलके भारत पे टू फ्रंट वॉर करेगा। हमारे पास ठीक 1 दशक का समय है इसकी तैयारी करने के लिए। और आखिर में दर्शकों, मैं आप सब 142 करोड़ भारतीय नागरिकों को मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिस तरह से देश इकट्ठे खड़ा हुआ पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ और करारा जवाब देने के लिए। मेरा सलाम आप सबको। हमने ऐसे ही इकट्ठे रहना है, एकत्रित रहना है, और जब भी कोई हमारे देश पे आंख उठाए, हमने उसको ऐसा सबक देना है कि उस सालों तक ना भूल पाए। अंत में मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि शो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद।